हेलो बच्चों, कैसे हैं? तो आज है हमारे लेक्चर का लेक्चर नंबर 3। और सर चैप्टर का तो नाम ही आपने नहीं बताया। चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट। मैं हूं दीपक सर और आप देख रहे हैं हमारा ब्यूटीफुल सा चैनल मैग्नस क्लासेस बाय दीपक सर। मैग्नस क्लासेस बाय दीपक सर। तो लेक्चर 3 में हम लोग को क्या करना है? दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि ब्रह्मांड में तो बहुत ऐसे छोटे छोटे चीजें हैं जिनको हम लोग नंगी आंखों से नहीं देख सकते। तो देखने के लिए क्या किया जाता है? जैसे इलेक्ट्रॉन को आप नहीं देख सकते हैं, जैसे कोरोना वायरस को आप नहीं देख सकते हैं, नंगी आंख से नहीं देख सकते हैं। लेकिन आप हाथ तो सैनिटाइज कर सकते हैं। तो हाथ सैनिटाइज करते रहिए, साफ रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने घर में रहिए। तो दोस्तों, लोग देखते हैं बहुत छोटा साइज से 10 के पावर -5 मीटर से लेकर 10 के पावर 2 मीटर तक, यहां तक लगभग हम लोग देख पाते हैं इक्विपमेंट लगा करके। जैसे क्या इक्विपमेंट आते हैं, इस पर चर्चा कर लेते हैं। पहले क्या इक्विपमेंट आते हैं? दोस्त, इक्विपमेंट आते हैं आपको माइक्रोस्कोप। आप अपने स्कूल में भी देखे होंगे माइक्रोस्कोप। फिर माइक्रोस्कोप से भी छोटा देखने वाला इक्विपमेंट आता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और आजकल तो टनलिंग माइक्रोस्कोप आ गया है। तो आप देखते हैं कब किसी वस्तु को आप देख पाते हैं। जरा सोचिए, जब वस्तु का साइज जितना बड़ा हो, आप लाइट चैप्टर तो पढ़े होंगे। एक छोटा सा उदाहरण देते हैं आपको, और ऐसे आप लाइट चैप्टर में फिर 12th क्लास में पढ़ेंगे। एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। ये मान लिया पार्टिकल है, और पार्टिकल से जब कोई लाइट रिफ्लेक्ट हो करके ऑब्जर्वर के आंख पे आता है दोस्तों, तो हम लोग इस पार्टिकल को देख पाते हैं। और कोई भी पार्टिकल एक्सेप्ट मिरर 100% लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करता है। अगर 100% लाइट को रिफ्लेक्ट करता तो ये पार्टिकल नहीं दिखता, ये पार्टिकल दिखता जहां से लाइट आ रहा है ना, सोर्स ऑफ लाइट, वो इसमें दिखता और इसी के सीधे में कहीं ना कहीं दिखता। तो याद रखिए, किसी वस्तु को तब हम देखते हैं जब विजिबल लाइट उस वस्तु पर पड़ के रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में आता है। चलिए, अब कब नहीं देखते हैं? इस वस्तु का साइज बहुत छोटा हो और विजिबल लाइट का वेवलेंथ बड़ा हो, लगभग इससे बड़ा हो। तब क्या होता है? इससे रिफ्लेक्ट होता ही नहीं। जैसे सुई के नोक को कब तक देख सकते हैं? जब तक सुई के नोक का जो टिप है उसका डायमेंशन, उसका चौड़ाई इतना होना चाहिए कि लाइट के वेवलेंथ से के बराबर या उससे बड़ा हो, तब रिफ्लेक्ट होगा। अगर उससे छोटा होगा तो आसानी से पार हो जाएगा, क्योंकि यहां आप देख सकते हैं, आसानी से पार हो जाएगा। तो क्या होता है, जब लोग माइक्रोस्कोप का सहारा लेते हैं तो लाइट जब वस्तु पे पड़ के अब माइक्रोस्कोप पे आता है तो लाइट का वेवलेंथ वस्तु के साइज से रफली बड़ा होता है, तब रिफ्लेक्ट होकर नहीं आता है, तब देख नहीं पाते। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में भी इलेक्ट्रॉन जो है जब गति में होता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन भी वेव की तरह बिहेव करता है। वेव पार्टिकल की तरह, पार्टिकल वेव की तरह बिहेव करता है। आगे हम लोग देखेंगे मॉडर्न फिजिक्स में। तो उसका वेव का भी वेवलेंथ, तरंगदैर्घ्य एक लिमिटेड लेंथ से कम नहीं होता है, तो फिर भी हम लोग नहीं देख पाते हैं। तो उसके लिए टनलिंग माइक्रोस्कोप का आजकल इस्तेमाल हो रहा है। तो देखते हैं, सबसे पहले लेक्चर 3 में हम लोग देखेंगे कि सबसे स्मॉल डिस्टेंस और लार्जेस्ट डिस्टेंस को हम लोग कैसे मेजर करते हैं। तो मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास
एंड टाइम पर फिर विचार हम लोग करेंगे, फिर विचार करेंगे। क्योंकि लेंथ का जो रेंज होता है, लेंथ का जो रेंज होता है दोस्तों, वो कुछ इस तरह से होता है। लेंथ का जो रेंज होता है दोस्तों कुछ इस तरह से होता है। कैसे, उसको हम लोग देख लेंगे। रेंज कितना होता है, रेंज कितना होता है? तो रेंज होता है दोस्तों इसका रेंज होता है 10 के पावर -14 मीटर से 10 के पावर 26 मीटर तक। रेंज कितना होता है? 10 के पावर -14 मीटर से लेकर के 10 के पावर 26 मीटर तक, 26 मीटर तक। ये लगभग रेंज होता है, ये रेंज ऑफ लेंथ है। इलेक्ट्रॉन का साइज बहुत छोटा होता है, न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा होता है, लगभग 10 के पावर -15 या -14 के लगभग में होता है। उसी के सेंस में हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं उसको। यूनिवर्स का साइज बहुत बड़ा होता है। तो अब हम लोग देखते हैं कैसे मेजर करें। अगर बहुत बड़ा दूरी मेजर करना हो, बहुत बड़ा दूरी मेजर करना हो, जैसे डायमीटर ऑफ प्लैनेट मेजर करना हो, जैसे कोई स्टार है बहुत दूर, उसका दूरी पता करना है अर्थ से, तो कैसे पता करते हैं? तो इन्हीं दो मेथड पे सबसे पहले हम लोग आते हैं मेजरमेंट ऑफ लेंथ पे, मेजरमेंट ऑफ लेंथ पे आते हैं। तो सबसे पहले मेजरमेंट ऑफ लेंथ में मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंसेस, इस पर हम लोग आते हैं। सबसे पहला ये। तो इसमें हम लोग देखेंगे दो तरीका अपनाते हैं, और दोनों तरीका का नाम है पैरालैक्स मेथड। क्या नाम है? पैरालैक्स मेथड। महत्वपूर्ण है दोस्तों पैरालैक्स मेथड कैसे पता करते हैं? मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस में जो पहला है उसमें पैरालैक्स मेथड में दो केसेस आते हैं। आप देखे होंगे, आप इस पेन को या मार्कर को एक आंख बंद करके, सामने आपके दीवार है, बीच में आपका पेन है, पीछे आप खड़े हैं। आप जरा पेन पे देखिए, पेन पे देखेंगे, एक आंख बंद करके दीवार पे एक मार्क कर लीजिए जहां पर ये पेन आपको दीवार के सीध में दिखता है। ठीक है, अब इस आंख को खोल दीजिए और ये आंख से देखिए और दीवार पर फिर पॉइंट कर दीजिए जहां पर आपका पेंसिल अभी दिख रहा है या मार्कर अभी दिख रहा है। ठीक है, और दीवार पे आप देखेंगे कि दोनों स्थिति में अलग अलग पॉइंट दिख रहा है। समझ रहे हैं? अलग अलग पॉइंट दिख रहा है। जब अलग अलग पॉइंट दिख रहा है, मान लिया एक ए पॉइंट हमने मार्क किया पहली मर्तबा, दूसरी मर्तबा बी पॉइंट मार्क किया। इन दोनों के बीच के दूरी को हम लोग पैरेलैक्स कहते हैं। आया समझ में? आगे दीवार है, बीच में आपका पेंसिल का नोक है, और पीछे से आप खड़ा होकर के एक आंख से देख रहे हैं पेंसिल के टिप को, और जहां ये दीवार पे आपको दिख रहा है तो दीवार के उसी सीध में हम लोग एक मार्किंग कर देंगे। फिर ये आंख खोलेंगे, ये वाला, और ये बंद कर लेंगे। अब देखेंगे जहां ये दीवार पे सीध में दिख रहा है वहां पे मार्किंग कर लेंगे। दोनों के पोजीशन में कुछ अंतर है पोजीशन में? हाँ सर, अंतर है। इसको हम लोग कहते हैं पैरेलैक्स। इसको क्या कहते हैं? पैरेलैक्स कहते हैं। अच्छा, आप जिस दो पोजीशन से देखे हैं, दो पोजीशन से वस्तु को देखे हैं, ये आंख और ये आंख के पोजीशन में अंतर तो है, इतना अंतर तो है। जिस दो पोजीशन से वस्तु को देखे हैं वो दोनों पोजीशन मान लिया P1 और P2 है। आया समझ में? तो इन दोनों के बीच के दूरी को हम लोग कहेंगे, बेसिस। अब इसमें गलती नहीं होना चाहिए, दिमाग में आ गई बात। दीवार पे, वॉल पे जो पोजीशन में चेंजिंग हुआ, दो जगह से देखने पे, दो जगह से देखने पे वो दूरी पैरेलैक्स, और जिस दो पोजीशन से देखे हैं वो दोनों दूरी बेसिस। तो चलिए, हमारे लेक्चर का आज यही बेसिस है।
हमारे लेक्चर का। तो देखिए पैरेलैक्स मेथड में हम लोग पहला में चलते हैं, ये समझ गए होंगे। तो पहला में हम लोग चलते हैं, पहला में क्या चलेंगे देख लीजिए। मान लिया कि ये टिमटिमाता हुआ दूर कहीं स्टार है, कोई स्टार है, हाँ कोई बेकार है, हम भी स्टार है सर, हम भी स्टार है, मान लिया आप स्टार है, ठीक है। आपने क्या किया, दो जगह से इस वस्तु को देखा, दो जगह से इस वस्तु को आपने देखा है, ठीक है। तो दो जगह से वस्तु को देखा है तो इसका पहले एंगल समझ लीजिए। इस सीध में वस्तु को देखे हैं, ये सीध में दिखाई दे रहा है, तो यहां से हम लोग मेजरमेंट कर लेंगे किस सीध में देखे हैं, यहां से इस सीध में देखे हैं दोस्तों। हम लोग एंगल पता कर लेंगे, ये एंगल थीटा है जो काफी छोटा होगा, जो काफी छोटा होगा। आप सोच लीजिए बहुत दूर कोई वस्तु है, बहुत दूर कोई वस्तु है, तो आप कितना भी दूर से देखेंगे तो ये छोटा ही रहेगा। इस दोनों के बीच का पोजीशन कितना भी अधिक कर दे लेकिन एंगल क्या बनेगा, छोटा बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा। बहुत दूर कोई वस्तु है और उसको दो डिफरेंट जगह से देख रहे हैं, तो वहां जो वस्तु के पास जो एंगल बनेगा इसके सीध में और इसके सीध में जो लाइन है उसके वजह से तो एंगल काफी छोटा रहेगा। इसको कहते हैं पैरेलैक्स एंगल, इसको कहते हैं पैरेलैक्स एंगल। अब कहता है इसको मान लेते हैं डी और इसको भी मान लेते हैं डी। जिस दो पोजीशन से आप वस्तु को देखे हैं, जैसे आंख के दो पोजीशन से देखे थे, बड़ी आंख से बड़ी आंख से, तो जिस दो पोजीशन से आप वस्तु को देखे हैं इन दोनों के बीच की दूरी को आप लोग बेस मान लें या बेसिस मान लिए। अब देखिए बहुत दूर स्टार है और उसका डिस्टेंस मेजर करना है, उसका डिस्टेंस मेजर करना है। तो हम बताए थे इसके पहले वाले लेक्चर में, बताए थे थीटा इक्वल टू एल बाय आर। रेडियन सिस्टम याद है ना, रेडियन सिस्टम लोग देखे थे। थीटा इक्वल टू एल बाय आर। अब देखेंगे कि यहां पर एल क्या है। तो जब एंगल बहुत छोटा है, देख लीजिए यहां पे देख लीजिए, ये सर्कल है और ये दोनों इसके डी है, मतलब रेडियस है, और ये जो है बेसिस है बी है, ठीक है। यहां पर स्टार है। अब इसको देखते ही कर्व दिख रहा है। अब इस सर्किल को और बड़ा यदि कर दें तो ये जो कर्व है ना, इसका छोटा टुकड़ा कर्व लगभग सीधा होते जाएगा। जितना सर्किल बड़ा होगा, ये और सर्किल बड़ा हम लोग ले लें तो ये लाइन एकदम सीधा हो जाएगा। तो देख लीजिए सर्किल इतना बड़ा है इसका और स्टार इतना दूर है कि सर्किल बनाएंगे तो बहुत बड़ा बनेगा कि नहीं बनेगा। हाँ बनेगा सर, बनेगा, और वहां तक बनेगा जहां तक आपका हाथ नहीं जा सकता है। चलिए, अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते, आपके हाथ नहीं जाएगा आसमान तक, आपके हाथ नहीं जाएंगे आसमान तक। तो देख लीजिए अब क्या होगा, इसको लगभग हम लोग आर्क मान लेंगे, बहुत बड़े सर्किल का आर्क मान लिए। अब देखिए एल के जगह पे लिख देंगे बी, क्योंकि एल होता है आर्क का लेंथ, और आर के जगह पे लिख देंगे डी। अब देखिए बी बाई डी बहुत छोटा होगा, क्योंकि पृथ्वी पर जितना आपने पोजीशन चेंज किया वो काफी कम था इन रिस्पेक्ट टू द लेंथ ऑफ द पाथ और द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वर फ्रॉम अ स्टार। ये बहुत बड़ा होगा, तो ऊपर बहुत छोटा नीचे बहुत बड़ा, तो एक से काफी कम होगा कि नहीं। बहुत कर दिए सर आप, तो बहुत छोटा, वेरी 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 लेस देन 1 कर दिए सर। चलिए यही होता है बी बाई डी हो गया। तो ये एंगल भी काफी छोटा होगा। अब निकालना क्या था हम लोग को, डी। अब निकालना क्या था, डी, डिस्टेंस ऑफ अ स्टार। तो डी इज इक्वल टू बी बाई
थीटा निकल गया हमारा, निकल गया, ये रफ डिस्टेंस है। और इसमें क्या देखेंगे, लगभग ये दूरी इस दूरी के बराबर है, लगभग ये दूरी इस दूरी के बराबर है, क्योंकि दोनों को तो सर आप रेडियस माने हैं। एक सर्किल में रेडियस होता है बराबर, और ये रफली डिस्टेंस हो गया। ये रफली दिस इज द डिस्टेंस ऑफ अ स्टार फ्रॉम द अर्थ। ये है स्टार का डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, इसका आप अपने से नोट्स भी बना सकते हैं, आप खुद से नोट्स भी बना सकते हैं इसका। चलिए ये तो था मेथड फर्स्ट, पैरालैक्स मेथड। मेथड सेकेंड में देखेंगे। हाँ, तो हम लोग देख रहे थे कोई सेल्सियस बॉडी है दोस्तों, बहुत बड़ा बॉडी है, और इसका 2 पॉइंट एक्सट्रीम पॉइंट हम लोग देख सकते हैं, डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट। तो ये डायमीटर हो गया। अब किसी सिंगल पॉइंट से हम लोग इसको देख रहे हैं, अब स्थिति में ये पैरेलैक्स है। इसका एंगल आसानी से लोग पता कर सकते हैं, और ये अगर डी पता हो तब तो कहना ही क्या है, पी आराम से निकल जाएगा। डायमीटर ऑफ स्फीयर या डायमीटर ऑफ सर्किल हम लोग निकाल सकते हैं आराम से। ये लगभग आर्क की तरह बिहेव करेगा, P इक्वल टू A और D इक्वल टू R। अब हम लोग सेम मेथड लगाएंगे, हम लोग पढ़ चुके हैं थीटा इक्वल टू L बाय R। तो L के जगह पे P और R के जगह पे D इंटू थीटा इक्वल टू P। निकल गया डायमीटर, और जब डायमीटर निकल गया तो P/2 इक्वल टू हम लोग रेडियस भी निकाल सकते हैं इस सर्किल का या इस स्फीयर का। माफ कीजिएगा, यहाँ 2 होगा। तो जब रेडियस निकाल दिए तब तो आसान है एरिया निकालना, पाई आर स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर कर देंगे, निकल गया हमारा। चलिए ये तो था बड़ा डिस्टेंस मापने का पैरालैक्स मेथड। लेकिन जब बहुत छोटा डिस्टेंस हो, मॉलिक्यूल का साइज निकालना हो, एटम का साइज निकालना हो, तब उसके लिए हम लोग इसी तरह का, ये इनडायरेक्ट मेथड था, बिना मेजर किए हुए, बिना वहां पर गए हुए, 2 पॉइंट के बीच गए हुए हम लोग दूरी मेजर कर लिए। अगर किसी मॉलिक्यूल का साइज निकालना तब कैसे निकाले दोस्तों, तो देख लीजिए, ऐसे हम लोग एक तरीका अप्लाई करते हैं। क्या होता है मॉलिक्यूलर साइज निकालने के लिए? क्या होता है? ऐसे तो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट आप लोग देखे होंगे 9th क्लास में, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जो अल्फा पार्टिकल से उस पर बम्बार्डमेंट करके और हम लोग पता किए थे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहते हैं। तो मान लिए थे कि उसका मोटाई, एक एटम के मोटाई के लगभग बराबर है किसका? गोल्डन फाइल के, सोने के पत्थर का। तो यहां पर देखिए मॉलिक्यूल का कैसे निकालते हैं साइज, एक इनडायरेक्ट मेथड। हम लोग क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का एक ओवाइलिक एसिड लेंगे, ठीक है, ले लिए 1 सेंटीमीटर क्यूब का। अब इसको अल्कोहल में डाल देंगे। किस में डाल देंगे? अल्कोहल में। ये अल्कोहल है, अल्कोहल में डाल देंगे। इसको अल्कोहल में डाल करके इसको बना देंगे 20 सेंटीमीटर क्यूब टोटल। अच्छा, अब इसमें से फिर जब अल्कोहल में मिला दिए 1 सेंटीमीटर क्यूब, तब फिर इसमें से इसका लिक्विड का, ये पूरे सॉल्यूशन का, केवल सॉलिड या सॉल्वेंट का नहीं, पूरे सॉल्यूशन में से, इसमें से 1 सेंटीमीटर क्यूब फिर हम लोग सॉल्यूशन निकाल लिए। और अब फिर एक अल्कोहल वाले ग्लास में डालेंगे, और इतना ज्यादा अल्कोहल इसमें होगा कि फिर डालने के बाद ये टोटल सॉल्यूशन हो जाएगा 20 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का यूनिट है। 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा, 1 सेंटीमीटर ऊंचा जगह को 1 सेंटीमीटर क्यूब कहते हैं। तो इसको मिला दिए 20 सेंटीमीटर क्यूब, फिर सॉल्यूशन तैयार हो गया हमारा। इतना वॉल्यूम का सॉल्यूशन तैयार।
अब इसका कंसंट्रेशन हो गया, कंसंट्रेशन पढ़ेंगे केमिस्ट्री में कंसंट्रेशन, इसका कंसंट्रेशन हो गया 1/20 इंटू 20 सेंटीमीटर क्यूब। इतना ऑयलिक एसिड पर सेंटीमीटर क्यूब, इसका कंसंट्रेशन इतना हो गया दोस्तों। हुआ कि नहीं हुआ? इतना हो गया इसका कंसंट्रेशन। अच्छा, अब क्या करेंगे, इसमें से हम लोग ड्रॉप से निकालेंगे सॉल्यूशन को, और एक ट्रफ में, बहुत बड़ा बर्तन में हम लोग ढेर सारा पानी रखेंगे, रख दिए, और इसमें से हम लोग डालेंगे ड्रॉप से, बूंद करके इसमें ड्रॉप वाइज डालेंगे। मान लिया कि एक ड्रॉप का वॉल्यूम भी है, ठीक है। अभी नहीं डालेंगे, अभी पहले इसमें लाइकोपोडियम का पाउडर डाल देंगे। लाइकोपोडियम का पाउडर क्या करता है? लाइकोपोडियम पाउडर डालेंगे, ये क्या करता है? फैलाने में मदद करता है। इसमें कोई चीज डालिएगा तो बहुत तेजी से फैला देगा। लाइकोपोडियम का पाउडर डाल दिया। हाँ, अब ड्रॉप वाइज करके इसमें इस ऑयलिक एसिड के सॉल्यूशन को डालेंगे, ऑयलिक एसिड और अल्कोहल के सॉल्यूशन को डालेंगे। अगर एक ड्रॉप का वॉल्यूम भी है, n ड्रॉप डाले हैं तो टोटल वॉल्यूम हो जाएगा n भी। डाल दिए। अब जैसे ही इसमें डालेंगे ना दोस्तों, ये फैलना शुरू करेगा और लगभग सर्कुलर फैलेगा। कैसा फैलेगा? सर्कुलर फैलेगा। अब इतना पतला ही फैलता है कि मान लिया जाता है कि इसकी मोटाई एक मॉलिक्यूल से ज्यादा नहीं है, अब ये फैल गया, इसका रेडियस भी पता कर लेंगे, और रेडियस पता कर लेंगे तो पाई आर स्क्वायर से इसका एरिया पता कर लेंगे। अब देखिए 1 सेंटीमीटर क्यूब में इतना वॉल्यूम है, इतना सेंटीमीटर क्यूब, इतना वॉल्यूम हम डाल चुके हैं। तो कितना वॉल्यूम हो गया? टोटल वॉल्यूम बराबर हो गया, टोटल वॉल्यूम V नेट बराबर हो गया कितना? NV इंटू 1/20 इंटू 20 सेंटीमीटर क्यूब। इतना नेट वॉल्यूम हो गया। इतना नेट वॉल्यूम तो हम लोग को पता है, और एरिया निकाल ही लिए पाई आर स्क्वायर। अब देखिए एरिया इंटू लेंथ या हाइट या थिकनेस बराबर होता है वॉल्यूम। तो अब देखिए हम लोग जब वॉल्यूम निकाल लिए, एरिया निकाल लिए, तो क्या निकल जाएगा? यार थिकनेस निकल जाएगा उस लेयर का क्या निकल जाएगा? थिकनेस। और इतना फैला हुआ है कि मानेंगे कि उसका थिकनेस एक मॉलिक्यूल से ज्यादा नहीं है, तो थिकनेस तो निकल गया, और थिकनेस जब निकल गया तो मॉलिक्यूल का डायमीटर निकल गया दोस्तों, है ना। ये मॉलिक्यूल फैले हुए हैं, और ये जब थिकनेस निकला है तो मॉलिक्यूल का डायमीटर निकल गया। जब मॉलिक्यूल का डायमीटर निकल गया तो मॉलिक्यूल का रेडियस भी हम लोग निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूल का साइज भी हम लोग निकाल सकते हैं। इस तरह से अपना ये दो तरीका है। पहला बहुत बड़ा साइज निकालने के लिए पैरेलैक्स मेथड, और दूसरा बहुत छोटा साइज निकालने के लिए, मॉलिक्यूलर साइज निकालने के लिए हम लोग इस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए, तो क्या सर मास भी निकालने के लिए, बहुत बड़ा मास निकालने के लिए, अगर बृहस्पति का मास निकालना हो, अगर मंगल ग्रह का मास निकालना हो, अगर सन का मास निकालना हो सर, तब कैसे निकालेंगे सर? इनडायरेक्ट मेथड से। उसके लिए तो हम लोग तराजू नहीं इस्तेमाल करते हैं, तराजू नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। तराजू तो मेरा टूट जाएगा सर। नहीं सर, उसको हम लोग मेजर करेंगे दूसरे मेथड से।
दूसरे मेथड से इसको मेजर करेंगे। तो देख लेते हैं दूसरा कौन सा मेजरमेंट करने का तरीका है। ये तो पहला तरीका में ए और बी, हम लोग दूसरा तरीका में देखेंगे मेजरमेंट ऑफ मास। मेजरमेंट ऑफ मास इनडायरेक्ट मेथड से। तो सबसे पहला में आते हैं लार्ज मास निकालते हैं। लार्ज मास का मेजरमेंट कैसे करेंगे? हाँ जी, तो लार्ज मास का मेजरमेंट हम लोग कर सकते हैं। तरीका क्या लगाएंगे लार्ज मास के मेजरमेंट में? तरीका लगाएंगे, देख लीजिए। तरीका है हमारा कि हम लोग जानते हैं 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, F इक्वल टू G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। पढ़े हैं। तो यदि निकालना हो हमको इस तरह से किसी बॉडी का मास, तो हम लोग देख लेंगे कि दोनों बॉडी के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है। दोनों बॉडी के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है। अगर ये फोर्स पता है ग्रेविटेशनल फोर्स, और यदि दूरी पता हो r, और एक बॉडी का मास पता हो g, तो सबको पता ही होता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये तो पता ही होता है सबको। तो अगर एक क्वांटिटी को छोड़ के बाकी 4 क्वांटिटी पता हो तो एक क्वांटिटी आसानी से निकल जाएगा। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल आपको अर्थ कितना फोर्स से खींचता है। आपका मास यदि 100 केजी है, ये तो बहुत ज्यादा लिख दिए सर, 100 केजी नहीं है मास हमारा, 100 केजी है यदि आपका मास, मान लिए थोड़े समय के लिए 100 केजी आपका मास है, तो आपका वेट कितना हो जाएगा m इंटू जी। तो इसमें लगभग 10 से हम लोग गुना करेंगे, इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपको कौन चीज, इतना m इंटू जी इक्वल टू वेट, और वेट इक्वल टू फोर्स। ये तो आपका फोर्स आ गया सर, इतना फोर्स से पृथ्वी अपने सेंटर की तरफ, अपने केंद्र की तरफ आपको खींचता है, ये तो पता ही है। अब देख लीजिए, अब F बराबर जानते हैं G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो अब देख लीजिए फोर्स पता हो गया आपको, ये फोर्स है। अब G 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, ये आपको पता ही है। आपका अपना मास पता है सर 100 केजी, अर्थ का मास पता नहीं है सर, मास ऑफ अर्थ नहीं पता है सर। रेडियस पता है सर 6400 किलोमीटर, लेकिन इसको मीटर में लिखेंगे। तो 6400 किलोमीटर को क्या करेंगे, 6400 किलोमीटर इसको 1000 से गुना कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 है ना, 6.4 इसको लिखेंगे 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 का स्क्वायर। अब मास ऑफ अर्थ निकल जाएगा सर, दिस इज द इनडायरेक्ट मेथड टू गेट द मास ऑफ असेंशियस बॉडी। ये फोर्स हो गया, फोर्स इक्वल टू जी m1 m2 बटे आर स्क्वायर, ये मास ऑफ अर्थ निकल जाएगा। तो ऐसे करके आप मास ऑफ अर्थ निकाल सकते हैं, ये इनडायरेक्ट मेथड हुआ। चलिए तो लार्ज डिस्टेंस निकाल लेंगे सर, सॉरी लार्ज मास निकाल लेंगे सर। स्मॉल मास कैसे निकाले सर, तो स्मॉल मास के लिए तरीका हम आपको बताए थे सर, मिल्टन वायर ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से, या फिर ऐसे देख लीजिए। क्या होता है कि मोल कंसेप्ट पर हम लोग जाते हैं, बता दिए थे, मोल कंसेप्ट पे जाते हैं और कार्बन 12 जो आइसोटोप है इसके 12 ग्राम हम लोग ले लेते हैं सर, 12 ग्राम लेते हैं, और इसमें 1 मोल होता है, कौन चीज, एटम। ठीक है, 1 मोल एटम होता है।
अब 1 मोल एटम होता है, यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं। अब यदि 12 ग्राम को इतना एटम से डिवाइड कर दें, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम से, तो एक एटम का मास निकल जाएगा, मास ऑफ एन एटम निकल जाएगा, एक एटम का मास निकल जाएगा। एक होता है सर एटॉमिक मास यूनिट, एक होता है सर एटॉमिक मास यूनिट, जिसकी चर्चा हम कर दिए हैं। कार्बन 12 को 12 बराबर भाग में बांट देंगे मास के आधार पे, और एक भाग को मानेंगे एक एटॉमिक मास यूनिट, जिसका कितना केजी हो जाता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻27 केजी के लगभग बराबर होता है एक एटॉमिक मास यूनिट। और इसी से तुलना हम लोग करते हैं, ठीक है। तो ये एक कार्बन एटम का मास हो गया, और इसको 12 बराबर भागों में बांट देंगे, 12 बराबर भागों में बांट देंगे, है ना। कार्बन 12 का एक एटम, तो एक एटम का मास हो गया, और एक एटम को 12 बराबर भागों में बांट देंगे तो हो जाएगा 1 एटॉमिक मास यूनिट। अगर केजी में चेंज करना है, इसको ऐसे लिख दीजिए, नहीं ऐसे लिख देंगे, इतना केजी हो गया, और इतना मास ऑफ 1 एटम हो गया, मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12। इसको 12 भाग में बांट देंगे, तो 12 भाग में बांट देंगे तो हो जाएगा एक एटॉमिक मास यूनिट, और इतना बराबर आप कैलकुलेट कीजिएगा तो हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻27 केजी। ये तो आसान तरीका है सर, केवल मोल कंसेप्ट आना चाहिए, चलिए अब तो हम लोग देख लिए कि हम लोग मेजर कर सकते हैं बहुत बड़ा मास भी और बहुत छोटा मास भी, ये दोनों मेजर कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि टाइम को मेजर कैसे करें। मेजरमेंट ऑफ टाइम की जगह हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, तो सबसे बड़ा जो यूनिट इस्तेमाल करते हैं वो सोलर ईयर इस्तेमाल करते हैं। सोलर ईयर क्या है दोस्तों? सोलर ईयर मतलब ईयर कहिए, सीधा इसको ईयर, साल। कैसे? सन के चारों तरफ अर्थ जो है एक साल में जितना समय लेता है घूमने में उसको सोलर ईयर कहा जाता है, और ये होता है 365 1/5 डेज। इसको आप चाहें तो घंटा में भी चेंज कर सकते हैं, 365 दिन और 6 घंटा, यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 365.25 डेज, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये है। और छोटा यूनिट तो आप जानते हैं सेकेंड, कुछ लोग माइक्रो सेकेंड भी प्रीफिक्स सफिक्स लगा के करते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं छोटा समय या बड़ा समय। सेकंड के लिए सीजियम क्लॉक का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। सीजियम क्लॉक जो हम आपको बता चुके हैं उसमें गलती की संभावना कम है, और साल भर में 3 माइक्रो सेकेंड तक का गड़बड़ी हो सकता है इसमें, इसलिए बहुत प्रेसाइज है। तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ नोट्स हैं, हम लोग उसको लिख लेते हैं, उस नोट्स को लिख लेते हैं हम लोग, और एक हम लोग नोट्स बना भी लेते हैं, इसका एक नोट्स बना भी लेते हैं। देखिए क्या है नोट्स में, सबसे पहला तो हम लोग देखेंगे, अब ये नोट्स है दोस्तों, कुछ जो नोट्स जो आपको लिख लेने चाहिए इसमें से एज ए जिस्ट सारांश के रूप में, ये सारे नोट्स हैं, और ये सारांश के रूप में आप लिख लेंगे। इसको अगर दिक्कत होगी पॉज करके आप इसको सारा पॉइंट्स को लिख लेंगे, चूंकि आगे इस्तेमाल होता है। कुछ एक दो प्रैक्टिकल यूनिट है जो बाद में चर्चा के समय हम लोग बता देंगे आपको, जैसे हॉर्स पावर है उसको बता देंगे,
केजी वेट है उसको हम लोग बता देंगे। तो वगैरह वगैरह चीजें हैं जो आगे हमको मिलते रहेगा, और ये सारे बच्चे नोट्स कर लेंगे। और अगला टॉपिक नहीं देखना भूलेंगे, अगला लेक्चर होगा हमारा एरर एनालिसिस होगा दोस्तों। एरर एनालिसिस जो कि काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, काफी महत्वपूर्ण होने वाला है एरर एनालिसिस। और उसका न्यूमेरिकल वगैरह कभी कभी आपको नीट और इंजीनियरिंग के एग्जामिनेशंस में भी पूछे जाते हैं और आपके सिलेबस में शामिल है। तो सिलेबस को कंप्लीटली हम लोग फॉलो कर रहे हैं। तो आप इस चैनल को देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और हम आपको बारी बारी से कर करके सारा टॉपिक डालते रहेंगे। तो प्यारे बच्चों, अच्छा तो अब चलते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल।